colligative property. Already we have learned that what are colligative properties. All those properties of a solution containing non-volatile solute which are connected with each other, जो एक साथ है. आपने colligative word का अगर मीनिंग पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि colligative means टुगेदरली बाइंडेड. वो सारी प्रॉपर्टी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है. अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी या बढ़ जाएगी, व्हाटएवर, बट वो सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है. एंड ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द number of particles, does not depend on nature of solute present in the solution. लेकिन आपका solute नॉन वोलाटाइल होना चाहिए. सोल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल. तो ये हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई कर पाएंगे. 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. फर्स्ट हमने देखी RLBP, सेकंड EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग. ये दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके. जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर आया था उसका ग्राफ भी बनाया था और ग्राफ का प्रेजेंटेशन करके. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कांस्टेंट हमारे पास डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल जो हमने मोलरिटी रखा था, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी है जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं होती, टेंपरेचर के साथ वेरी नहीं होती. तो यहां मोलरिटी हमने रखा. तो हमारे पास फार्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी डॉट एम. याद आ रहा है? यस. और इस डेल्टा टीबी में केवी क्या है हमारा? केवी इज इक्विलोस्कोपिक कांस्टेंट, या तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या इक्विलोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है. मोलरिटी की जगह हमने रखा था Nb अपॉन Wb into 1000. याद आ रहा है? यस. और यहां से एक होमवर्क मैंने आपके लिए छोड़ा था. किसी अननोन सॉल्यूट का मोलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट करोगे? हाउ यू कैन फाइंड आउट द मोलिकुलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट. उसका फार्मूला क्या बनेगा? समझे बनाया था? यस. वो फार्मूला आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए. यानी Nb की जगह आ जाएगा Wb/Mb. ठीक है. जैसे आप W/Mb को प्लेस करोगे, क्या फॉर्मूला बनाया Mb का? बनाने वाला है सरदार वाला नहीं है. Kb into Wb into 1000/Wa into delta Tb. सभी ने ये बनाया है? यस. इससे हम किसी भी अननोन सॉल्यूट का क्या निकाल सकते हैं? मोलिकुलर मास. किस बेस पे? आपके पास अगर सिंपल वाटर हो तो भी हम इस पे, है ना, कोई भी एक क्वेश्चन में समझ आपके लिए अगर दूंगा मैं कोई भी अननोन सॉल्यूट लिया देखो भाई, एक क्वेश्चन लिखते हैं इसको बड़े the aqueous solution of unknown non-volatile solute shows change in boiling point of 5 degrees Celsius from 100 degrees Celsius of pure solvent due to the presence of 25 gram of unknown solute, 25 gram of unknown solute गिवन है, गिवन लिख लो.
इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर मतलब केवी, वाटर की केवी की वैल्यू जो है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, फाइंड आउट द molecular mass of unknown solute। Now let's see what is the question is given। Kb की वैल्यू आपको दी गई थी क्वेश्चन में, W भी आपके पास है, W भी कितना है 25 ग्राम, यस ठीक है। फाइंड आउट करना है Mb। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेल्टा Tb? What is the unit of delta Tb? Anyone? Kelvin kilogram per minute। केल्विन का Kelvin। नहीं चेंज इन टेम्परेचर। हाँ तो चेंज है ना, हाँ तो केल्विन में होगा। केल्विन जब डेल्टा Tb होता है तो डेल्टा Tb को आपको केल्विन में या किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं है। यह ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टिप है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। अगर आपको ऐसा दिया हो, ध्यान से समझना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और उसमें हमने कोई सोल्यूट डाला और बॉइलिंग पॉइंट उसका हो गया 115, तो बच्चे क्या करते हैं, यानी जनरली जो रेफरेंस बुक्स में मिलता है गाइड्स में, वो इसमें 273 प्लस करते हैं, फिर इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसमें 273 प्लस करते हैं और फिर इन दोनों को माइनस करते हैं। बिना 273 प्लस कर भी अगर माइनस करोगे तो 15 ही आएगा, क्योंकि डेल्टा Tb इक्वल टू होता है Tb माइनस T नॉट B। यस तो ये क्या है, चेंज है। ये क्या है बेटा, चेंज चेंज में आपको प्लस करने की आवश्यकता नहीं। ये क्या है, चेंज है। यानी इसमें ऐसा नहीं करना है कि आप डेल्टा Tb के जो मैंने 5 डिग्री सेल्सियस दिया है, मोस्ट ऑफ द बच्चे यही करते हैं, वो 5 में 273 प्लस कर देते हो यहाँ रख देते हैं, और उसमें 5 में 273 प्लस कर दोगे तो बहुत बड़ा चेंज हो गया। बात समझ आ रहे हैं? इसलिए चेंज, अगर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है, डायरेक्ट चेंज दिया है ना आपको उसमें उसे केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टिप पे ध्यान रखना। No need to change the unit of change in boiling point given, change in boiling point और change in freezing point। अभी जब freezing point पढ़ेंगे तब दोनों ही केस में डेल्टा Tb और डेल्टा Tf जैसा दिया उसको वैसे क्यों करना है। रीजन समझ आ गया क्यों? आपको चेंज, अगर आप यहाँ पर अभी मेरा आंसर 15 आ रहा है, लेकिन आप सोचो कि जो आंसर 15 आ रहा है उसमें भी मैं 273 ऐड कर दूं तो चमत्कार ही हो जाएगा। ये इसलिए डेल्टा Tb केल्विन में लो या सेल्सियस में, मतलब डेल्टा Tb को यूनिट नहीं होती, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, दिस इज चेंज। इसे केल्विन में कन्वर्ट करके तो डेल्टा Tb इक्वल टू कितना दिया है 5। डराने के लिए आपको पीछे वर्ड क्या लगा देते हैं, वो 5 डिग्री सेल्सियस लगाया ना मैंने वर्ड, ये डिनोट करने के लिए, ताकि बच्चा क्या करे, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करे। क्या देख के, जैसे यहाँ पे तो केल्विन में दिया है तो यहाँ भी केल्विन में लेना होगा, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल इसका तो ले लेंगे। बट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर the concentration of solvent is not given, means the molarity is not mentioned, then you will consider it for a 1 molar, and for a 1 molar condition it means 25 gram unknown solute added in 1000 gram of solvent। और यहाँ ऑलरेडी 1000 में मल्टीप्लाई किया है, मतलब आपको WA किस में लेना है, ग्राम में लेना है, 1000 ग्राम। अरे अगर आप यहाँ 1000 में नहीं करोगे तो आप WA किलोग्राम में, तो यहाँ भी गड़बड़ करते हैं इसमें, यहाँ 1000 लिखा होता है और यहाँ किलोग्राम में रख देते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो नहीं करोगे। तो अगर आप फाइनल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो MB इक्वल टू KV यानी 0.52 मल्टीप्लाई 25 देन 1000, WA कितना हो गया 1000, चेंज कितना हो गया 5। ये भाई साहब पूरा ऐड है, ये 5 हो गया, आपका आंसर आ गया MB इक्वल टू
0.52 multiplied by 5 gram. This is the molecular mass of unknown solid. आपको इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझना हो तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस अननोन सॉलिड को डालने के बाद पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 105 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर कितने में बॉईल हो रहा है 105 डिग्री 105। इसका डेली लाइफ से इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी है, सॉल्यूशन समझ में आया इस क्वेश्चन का? Yes. क्लियर है? मल्टीप्लाई के आंसर निकालते हैं। लिख लो एक क्वेश्चन। टेम्परेचर वाला नहीं रखना, टेम्परेचर हां 100 से खाली हो गया तो उसका चेंज नहीं निकाल। सेंटेंस को पढ़ो। द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज 5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 100 डिग्री। मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, उस 100 से चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 5 डिग्री। मतलब डेल्टा टीपी दे दिया उन्होंने, ये नहीं बोला कि 100। आप उसमें ऐसा भी सोच सकते हो कि 100 से 105 हो गया, तब भी निकालोगे तो आंसर 5 आएगा। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया उसने 5 डिग्री। और हम क्या पढ़ रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही। किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना है तो 100 से कम तो होगा नहीं, 100 से बढ़ेगा। 100 से कहां तक बढ़ेगा बेटा 105 तक। तब भी तुम डेल्टा टी भी निकालोगे क्या आएगा 5 पे आएगा ना। एक क्वेश्चन लिख लो। राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ elevation in boiling point, colligative property, significance of elevation in boiling point colligative properties in our daily life, in our daily life। अब जैसे मैं सिग्निफिकेंस कह रहा हूं उसे आप एप्लीकेशन भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं कि हम एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस के नाम से भी इसे जान सकते हैं। तो क्या होगा इसका कोई एक एप्लीकेशन है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने की जरूरत कहाँ है? बॉइलिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंस है जब हम सब्जी बनाती है माता जी तब, यानी एट द टाइम ऑफ कुकिंग वेजिटेबल्स। कैसे? सब्जियों को पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? नमक। सिर्फ पानी नहीं, पानी में क्या डाला जाता है? नमक डाला जाता है, जिससे उस सॉल्ट कंटेनिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वरना क्या होगा रोजी में, अगर आप नमक नहीं डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा रोजी में, और कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तो जल्दी बॉइल हो जाएंगी और हमें ऐसा लगेगा कि वो पक गया है, ठीक है, लेकिन वो रहेगा रॉ। तो हम ऐसा करते हैं कि सॉल्ट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके क्या हो अच्छे से पक जाए। तो एट द टाइम ऑफ कुकिंग वेजिटेबल्स salt added waters are used to increase the boiling point of water. Point समझ में? Now how we will write the answer? During cooking, we use salt. Even boiled egg, यस उसमें भी डालते हैं। अगर एग को बॉईल करना है, बॉइल्ड एग, तो पानी में क्या डालना होता है? थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है। बिना नमक वाले पानी में बॉईल करोगे और थोड़ा सा पानी वाले नमक में बॉईल करोगे, पानी नमक बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा नमक भी क्या करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज कर देगा, जिससे जो एग होंगे वो अच्छे से बॉईल। तो either at the time of cooking vegetables or at the time of boiling of egg, vegetables and eggs are boiled in a salted water instead of pure water, because boiling point of salted water is more than that of boiling point of pure water. ठीक है, so it will properly cooked and it will not be raw. ठीक है, ये दो इस तरह से सेंटेंस का यूज करके इसका आंसर लिख सकते हो। क्लियर? लिख लोगे कि लिखो भाई? ये एप्लीकेशन में ध्यान रखो। यहाँ से हेडिंग डालो, बढ़िया सा टॉपिक है बड़ा, डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट। मेंटल डिप्रेशन नहीं, पानी में नमक डालने से वेपर प्रेशर घट गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तीसरी घटना क्या घटी? फ्रीजिंग पॉइंट भी घट गया। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सारा रिलेशन किससे? वेपर प्रेशर से ही। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर कम तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम। Alright, which is known as depression in freezing point। तो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? What is freezing point? अब याद करो, मैंने बॉइलिंग पॉइंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको याद कराई थी। 1 atmosphere The temperature at which, मतलब वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज स्टैंडर्ड केमिकल डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नो, कोई मुझे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता सकता है जिसको आती है? जस्ट रेज द हैंड। व्हाट इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट केमिकल डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट केमिस्ट्री के पॉइंट से? वो नहीं बताना है कि जिसमें फ्रीज हो जाए। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखो। The temperature at which vapor pressure of liquid phase PHASE, phase नहीं, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड फेज that is known as freezing point of that liquid। चलिए फर्स्ट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर फोकस करिए। आप सबको मैंने एक लाइन सिखाई है कि हर टेम्परेचर पे हर लिक्विड की क्या बनती है? वेपर बनती है। 0 डिग्री पे भी वेपर बनती है। मतलब अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है ना, तो उसमें भी क्या बन रही है? वेपर बन रही है। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड और लिक्विड सॉलिड वेपर प्रेशर इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, दोनों का वेपर प्रेशर लगभग इक्वल हो जाए, कोइंसिडेंस हो जाए, तो समझना कि वो सॉलिड स्टेट में आ गए हैं। मतलब वेपर इन सॉलिड फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर इन लिक्विड फॉर्म। दोनों में क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। अगर इसे हम एक ग्राफ सुन तो कैसा होगा? अगेन वही ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। लो टेम्परेचर, पीछे आएंगे तो टेम्परेचर लो, आगे ठीक है। तो ध्यान रखना लो टेम्परेचर स्टेट पे किसी भी सॉलिड को जब आप गर्म करना शुरू करते हो तो एकदम से वो पूरे लिक्विड में नहीं, ऐसा नहीं कि बर्फ को आइस को आपने बस हीट किया और एकदम से मेल्ट हो जाता है। ग्रेजुअली होता है। Yes, थोड़ा पूरा ऐसा नहीं कि आपने बस बर्नर पर रखा और नाउ इट्स कंप्लीटेड। ग्रेजुअली मतलब क्या होगा? धीरे धीरे वो लिक्विड स्टेट में आते जा रहे हैं और उसके वेपर बनने की रेट क्या होती जा रही? तो चाहे वो अभी भी इतना सा आइस का टुकड़ा रहेगा बट ये तो सॉलिड स्टेट में ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का बढ़ना। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पूरा आइस क्या हो जाएगा? लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और एकदम से उसका वेपर प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। ट्रेमेंडस। यानी यहां पर क्या होगा? चेंज नजर आएगा, शार्प चेंज नजर आएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर में एक शार्प चेंज नजर आ रहा है। दिस इज द वेपर प्रेशर इन
लिक्विड फेज। मतलब यहां से यहां अब वो पूरा मेल्ट हो चुका है, यहां से यहां क्या है, वो आइस है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां दोनों इक्विलिब्रियम में, जहां दोनों, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यानी मैं वेपर प्रेशर ऑफ, इसको ऐसा शो करूं, सॉलिड फेज सॉल्वेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर तो आपको समझ में आएगा यहाँ ग्राफ से, एंड लिक्विड फेज प्योर सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज। क्लियर? और ये क्या है उसका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या है, P0 F। लेकिन जब आपने उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम होगा, डिक्रीज हो Increase हो जाएगा, yes. वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। और मैंने कहा कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Freezing point. तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, मतलब कि आप जब इस स्टेज में देखोगे आपको सॉलिड स्टेट यहां से ऐसे यहां तक वो लिक्विड फेज में, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, Equilibrium. सॉलिड स्टेट में, Yes. सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट। मतलब सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में इतनी देर तक रहता है, और इस टेम्परेचर पे जाके क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 1 एटमॉस्फेयर पे 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने वाटर में सॉल्ट ऐड कर दिया तो वो वाटर अब 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा. उससे कम -2 -3 या -4 बट उससे कम पे होगा। मतलब 0 डिग्री पे भी वो कौन सी स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। -1 पे भी लिक्विड स्टेट में, मान लो -3 पे फ्रीज होता तो -2 तक वो कौन सी स्टेट में रहेगा, लिक्विड। तो लिक्विड सॉल्यूशन का लिक्विड स्टेट ज्यादा होगा ना। बट जिस पॉइंट पे सॉलिड स्टेट का वेपर और लिक्विड स्टेट दोनों का कोइंसिडेंस हो गया, दिस इज द वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। तो सॉलिड सॉल्यूशन का भी यहां पर आके कोइंसिडेंस मिल रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, वो सॉलिड फेज में सेम हो रहा है। क्लियर? यस। So whenever a non-volatile solid are added to any pure solvent, then its freezing point decreases. Its freezing point decreases. इसका freezing point क्या होगा, कम होगा। बस में विजिट में अभी आप इस ग्राफ को अलग अलग तरीके से नाम दे सकते हो, ऐसा मेंशन कर सकते हो। मान लीजिए इसको नाम देता हूँ ए बी सी, और यहाँ से इसको नाम देते हैं, सपोज एक पॉइंट के लिए नाम दे रहे हैं डी। So in the following graph, the curve AB, मतलब बोर्ड में पूरा डेरिवेशन जैसे लिखा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख के ग्राफ बनाए। ये ग्राफ कर्व AB रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर इन सॉलिड, वेपर प्रेशर इन सॉलिड। अभी यहाँ पर भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे तो पूरा सॉलिड है लेकिन इसके साथ कोइंसिडेंस हो गया ना। देन कर्व BC वेपर प्रेशर इन लिक्विड स्टेट, कर्व DE Liquid solution. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। Yes. एट पॉइंट B Freezing. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ Pure solvent. Freezing point of pure solvent equal to P naught F. 8 point D. Freezing point of
सॉल्यूशन। अब चेंज कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ चेंज का फॉर्मूला था TB माइनस T नॉट B। यहाँ क्या होगा? T नॉट F माइनस TF, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, आया नहीं? So change in freezing point represented by delta TF equal to T naught F minus TF. And we know that क्या होता है? यहाँ से डेरिवेशन बहुत इजी है। डेल्टा TF is directly proportional to molarity. अगेन किस पे डायरेक्टली होगी? मोलरिटी के। इसके आगे का सारा आपको आता है। मोलरिटी की जगह क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। सो डेल्टा TF इक्वल टू KF डॉट M, वेयर KF इज वेरी गुड, KF इक्वल टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, बायो वाले इस टर्म्स को पढ़ते हैं, उन्हें पता है क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, माइनस में जब प्रिजर्व लिक्विड नाइट्रोजन में जिसको प्रिजर्व किया जाता है वो कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। सो यूज की जाती है आजकल बहुत चलते हैं। कोल्ड स्टोर्स नहीं होते, कोल्ड स्टोरेज सीड को ठीक है, जहाँ पर ग्रेन्स और इन सबको भी कोल्ड स्टोर रखा जाता है, उन्हें क्रायो स्टोरेज कहा जाता है। क्रायो बहुत कम टेम्परेचर पे जब रखते हैं इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक सेंटर, क्रायोस्कोपिक प्रिजर्वेशन। माइनस में टेम्परेचर में जहाँ प्रिजर्व करके रखा जाता है वो क्रायोस्कोपिक है। सो डेल्टा TF इक्वल टू KF डॉट M, KF इक्वल टू क्रायोस्कोपिक। अब यहाँ से लेके मोलिकुलर मास तक का एलिवेशन आपको कंटिन्यू करना है। पहले ये ग्राफ बनाना है उसमें और फिर लिखना है। The last and the fourth colligative property osmotic pressure. नाम से समझ में आता है कि you cannot understand osmotic pressure till that you have to first of all understand the difference between diffusion and osmosis. Biological student you will not face a problem in understanding the difference. तो मैथ्स वाले स्टूडेंट को डिफरेंस जानना जरूरी है कि ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसके बाद ही हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ सकते हैं। सो बिफोर ये इसको पढ़ने से पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट इज डिफ्यूजन। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप खुद को ध्यान होना चाहिए कि व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। Define the following: diffusion and osmosis. This is one in simple and short question. Another question: write down the difference between diffusion और osmosis. लेकिन इतने अच्छे चैप्टर से इतना सड़ा क्वेश्चन CBSE वाला तो नहीं पूछे। दूसरा बोल दो पूछने वाला नहीं। ठीक है, चैप्टर इतना उसमें इतनी सारी चीजें पूछने के लिए, ठीक है, वो वही बात होगी ना कि अगर आप किसी पार्टी पे गए और वहाँ एक बढ़िया पीने का इंतजाम है और आप पानी पीकर आ गए, ठीक है, पानी बहुत अच्छा था, पानी पी गए, पानी पूरे का पानी पी के आ गए, पूरा बॉटल में पी ली और आप ठीक है हाजमा सही करने वाला पानी पिया है, मजा नहीं आएगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें याद नहीं करना है या इसको देखना नहीं है, रिपोर्ट में आ सकता है। क्या होगा भाई डिफ्यूजन बायो वाले हम करेंगे नहीं होने में transfer of gases from higher concentration to lower concentration. It means Exchange of gases वर्ड अलग हो गया, लेकिन उसमें भी सिर्फ गैसेस का नहीं, the movement of particles from higher concentration to lower concentration, particles का, क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन सॉलिड गैसेस का भी होता है और लिक्विड का भी होता है, सॉलिड का भी होता है, लेकिन ये हमेशा क्या होती है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों इंक्लूड हो सकते हैं डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस, अभी कौन बताएगा? एक ही है, दो movement of water from its higher concentration to lower concentration. Two selective permeable membrane. वर्ड लगाना है।
तो जोड़ दिया तो ऐसे ही हमारे एक साइंटिस्ट ने भी ऐसे काम किया था, याद है तुम्हें? ड्यूल नेचर में देखिए एक नए स्टेटमेंट एक नए स्टेटमेंट दोनों में होता है, पार्टिकल नेचर एक होता है ड्यूल नेचर। हम बोलते हैं कंबाइन कर दिया दोनों है। हमारे सद्दा भाई ने किया। मुझे एक और डेफिनेशन चाहिए along with this there are two definition of osmosis from low concentration to high concentration। लेकिन कैसे बोलेंगे? सॉल्वेंट का सॉल्यूशन ध्यान देना द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये हमेशा लिक्विड में ही होगा और कौन मूव करेगा? सॉल्वेंट। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे कैसा है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन अधिकतर मैक्सिमम टीचर्स क्या होते हैं या बच्चे भी ऐसे याद रखते हैं कि डिफ्यूजन का उल्टा होता है ऑस्मोसिस। यहाँ होता है हाई टू लो, यहाँ होता है लो टू हाई, लेकिन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे मैं लिख रहा हूँ एसपीएम, ये स्टैंडर्ड सिंबल है, एसपीएम लिखा जाता है। सो कंसेंट्रेशन, यही वर्ड्स को इसी को मैं और भी लिखता हूँ कि अनदर डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। डेफिनेशन की जो दूसरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन लो कब होगा? उसके अंदर सॉल्यूट कम, जब उसमें सॉलिड कम और सॉल्वेंट ज्यादा होगा। जैसा तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मीनिंग एक ही निकलेगा। यहां सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन बनाई गई है। ये इतना बेसिक पॉइंट्स पढ़ना इसमें जरूरी है कि कल को अगर एआर टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, और आपको पता है कि लास्ट ईयर भी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में एआर आए थे असर्शन, तो इस बार भी एआर सिलेबस में है। एआर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे असर्शन रीजन। सो हम लोग एआर पे थोड़ा सा अपना फोकस करके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वहां अगर ये दो स्टेटमेंट दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट दे आर नॉट गिविंग एक्सप्लेनेशन। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, नहीं समझे? अगर मैं असर्शन में लिख दूं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, रीजन में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों क्या है? डेफिनेशन तो है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। जो असर्शन कह रहा है अगर वो उसको एक्सप्लेन कर रहा हो तो वो रीजन एक्सप्लेनेटरी रीजन कहलाता है। ठीक है, ये बात उसी को समझ में आएगी जिन्होंने कभी एआर सॉल्व किए हो, एआर देखे हो, तो उन्हें उसको उस टाइप के क्वेश्चन का मतलब मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक एआर बनाकर दे सकता हूँ, समझ रहे? लेकिन आप एक एआर बनाकर अपने साथ में एक क्वेश्चन अपने यहाँ पे लिखकर रख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। सो ऑस्मोसिस की तो दो डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन नंबर 1 एंड अनदर डेफिनेशन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, तो मैं डायरेक्ट लिखूं चलेगा? फ्रॉम higher concentration of solvent to lower concentration of solvent through a semi permeable membrane। बट सर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है? व्हाट आर एसपीएम? मैथ्स वाले स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन उन्होंने पढ़ा है। ऐसा नहीं कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पहली बार 9th में पढ़ चुके हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये वर्ड भी 10th क्लास में 9th क्लास में ही आ जाता है, जब हम सेल यूनिट पढ़ते हैं और सेल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहीं का आ जाता है। एसपीएम क्या है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? तीन टाइप की मेम्ब्रेन होती है, परमिएबल, इम्परमिएबल एंड सेमी परमिएबल। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसी मेम्ब्रेन हर टाइप के पार्टिकल को
पास आउट, ठीक है। जैसे भाई एग्जांपल ले लो, ये क्लासरूम, ठीक है। अरे अभी यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगाया तो कोई भी आ सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ ओनली 12th क्लास बॉयज, तो क्या हो, सिलेक्टिव परमिएबल हो, अभी सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। 12th क्लास बॉयज, क्लास 12 निकल तब ठीक है। अरे जब कोई बोर्ड नहीं लगाए तो परमिएबल, अरे और डोरी बंद कर दूं अगर मैं पूरी तरह से, इम्परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसको आने दिया जाता है, सॉल्वेंट को, किसको आने दिया जाता है, सॉल्वेंट। अरे परमिएबल, क्लास 12 का बोर्ड होता तो बॉयज और गर्ल्स दोनों आ सकते थे, सिर्फ क्लास 12 लिखा होता ना, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ कैन कम। अगर लिखा सिर्फ क्लास 12 बॉयज, लेकिन क्लास 12 बॉयज में भी लिखते क्लास 12 बॉयज मैथ्स स्टूडेंट, तो वो बनती है सेमी परमिएबल। यानी सिलेक्टिव का भी एक टाइम उन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टिकल को कैच कर रखा है, यही पार्टिकल आ सकते हैं ओनली। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है, कौन हो सकता है, सॉल्वेंट कैन पास थ्रू देम, जबकि पास दो आयंस भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के मॉलिक्यूल, वो सॉलिड पार्टिकल्स कैसे हो सर, तो उनके लिए जो परमिएबिलिटी होती है वो सिलेक्टिवली, परमिएबिलिटी फॉर अ सॉलिड पार्टिकल्स थ्रू कहां होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। So that type of membrane which can allow only selected particles, membrane which can allow only selected particles through them, they are known as semi permeable membrane। semi permeable membrane दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होती है उसमें भी प्लांट, सो प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल मेम्ब्रेन, जैसे हमारी पार्चमेंट मेम्ब्रेन, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, पोटैटो जो है आलू, अगर उसकी सेल्स का अरेंजमेंट देखा जाए तो वो भी एक सेल मेम्ब्रेन है, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ही है। ऐसे ही एक के अंदर जो पिग होता है, तो पिग का जो ब्लैडर है, ठीक है, उसका जो गॉल ब्लैडर है, ब्लैडर है, वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो नेचुरल यानी प्लांट और एनिमल से जो नेचुरली ऑब्टेन की गई मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाएगी, नेचुरल से, और आर्टिफिशियली बनाई भी जाती है। तो ऐसी एक आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने बनाई थी सरफेस केमिस्ट्री में, कोलोडियन नाम का टर्म पढ़ा था, कोलोडियन। आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सरफेस केमिस्ट्री का अगर याद आता है, भूल गए हो तो भाई याद है, 2% सॉल्यूशन हमने किसी का बनाया था, तो कोलोडियन, ये टर्म हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब पढ़ी भी थी, ठीक है। उस टाइम बात तो हो जाएगा, लेकिन वो उस साल पढ़ी थी, अरे पूरा बोले ईयर ही चेंज हो गया है, ऐसा ना। हाँ, तो अभी का बोले सर 2021 का याद नहीं रहता, 2020 का कैसे याद, वही याद है। सो आर्टिफिशियल जैसे सेलुलोज की मेम्ब्रेन, ठीक है, कोलोडियन मेम्ब्रेन, दिस आर आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, लेकिन इन मेम्ब्रेन्स का काम क्या है, किसी सॉल्वेंट को पास होने देते हैं। जितनी भी हमारी सेल है, हमारी बॉडी की जो सेल है, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, वो जो सेल मेम्ब्रेन जो है, वो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कंसीडर कर सकते हैं उसको, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह होगी। इन मेम्ब्रेन्स का इस ऑस्मोसिस से क्या रिलेशन है, और हमें पढ़ना तो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है,
सॉल्यूशन लिए, अब इसमें पिस्टन फिट कर सकते हो। सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए लो कॉन्सेंट्रेशन पे है और सॉल्यूशन बी का कॉन्सेंट्रेशन हाई। सॉल्यूशन ए का कॉन्सेंट्रेशन लो है, सॉल्यूशन बी मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट कम है। और ये जो बीच में जो मेम्ब्रेन लगी हुई है ये क्या है, सेम। ठीक है, हम यहाँ पर एक पिस्टन, अब ये दोनों हमने कनेक्टेड कर रखे हैं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसमें से सॉल्वेंट इसके अंदर मूव करने लगेंगे। जैसे जैसे मूव करेंगे ये पिस्टन ऊपर उठता चला जाएगा, यानी यहाँ पर वाटर का लेवल ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ से सॉल्वेंट निकलकर इसमें क्यों जा रहा है, क्योंकि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, डिफरेंस। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये वाटर का मॉलिक्यूल तब तक मूव करेंगे जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे आपने सपोज मान लीजिए कि एक वाटर पानी में बिल्कुल क्लीन वाटर है, आप सिर्फ इंक की एक बूंद लीजिए, 1 ड्रॉप, और एक ड्रॉप को यहाँ डालिए। थोड़ी देर बाद पूरा वाटर ब्लू कलर का हो जाएगा। ये कैसे हो जाता है, डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, मतलब ये डिफ्यूज हो रहा है। दिस इज द डिफ्यूजन इन लिक्विड स्टेट। आया समझ में? डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है। तो ये एक बूंद को आपने लिया और ये पूरा तो इक्वली तब तक डिस्ट्रीब्यूट होते रहेगा जब तक कि वाटर का हर एक मॉलिक्यूल एक जैसा नहीं हो जाए। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि बूंद हमने यहाँ गिराई थी तो ये वाला हिस्सा डार्क ब्लू, बीच में लाइट ब्लू, वेरी लाइट ब्लू, इसमें शेड नहीं बन जाएंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल प्रोपोर्शन, होमोजेनियस बनेगा ना। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर, तो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड। वैसे ये दो सॉल्यूशन इस मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है। ये मेम्ब्रेन सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इसका हाई है तो बोले कि तू मेरा बहुत सॉल्यूट ले ले। समझ रहे हो, सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। कौन कर सकता है यहाँ से सिर्फ मूव, जैसे सॉलिड मूव करते जाएंगे पिस्टन ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा, और तब तक जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता। अगर आपको ये मूवमेंट स्टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अभी पिस्टन ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हो और आप उसको क्या कर रहे हो, नीचे की तरफ। जैसे जैसे हम इसके ऊपर प्रेस करते चलेंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। वो प्रेशर डिफरेंस सॉल्वेंट को अंदर आने नहीं, और सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो वही हमें देखना है कि कितना प्रेशर, वही प्रेशर क्या कहलाता है, that pressure which stop the movement of particles। जिस प्रेशर पे ये मूवमेंट स्टॉप हो जाए वो प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। किस पे लगाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, इस पे नहीं लगाना है, लोड पे। इस पे लगाओ लोड बढ़ेगा, कहाँ लगाना है, हाई कंसंट्रेशन। जहां मूवमेंट हो रहा है, जहां से हो रहा है वहां पर नहीं। The maximum pressure that can apply on a high concentration solution to stop the movement of solvent particles through a simple membrane is known as osmotic pressure। और क्या करना है आपको, इस पिस्टन के साथ में एक मैनोमीटर यानी मीटर, सॉरी प्रेशर मीटर अटैच कर देना है। वो प्रेशर मीटर अटैच करोगे तो आप जितना जितना उसके ऊपर प्रेशर लगाते जाओगे वो प्रेशर आपको बताते जाएगा, प्रेशर में इस पार्टिकल पे। और यहाँ हम क्या करेंगे, लिक्विड का एक लेवल फिक्स कर देंगे कि हमें बताएं कि हमने सॉल्वेंट इतना लिया, ये इससे ऊपर उठाने चाहिए। अगर इससे ऊपर आ गया इसका मतलब यहाँ से सॉल्वेंट आ गया है। तो जैसे आपने दो सॉल्यूशन को यहाँ पे
और आपको यहाँ पे भी लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज दिख जाएगा। अगर यहाँ पे वाटर का लेवल डिक्रीज हो रहा है मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर आ रहा है, Yes. हमें इसका लेवल भी डिक्रीज होने नहीं देना है और ना इसका लेवल इंक्रीज होने देना है। बात आ रही समझ में? यस और नो? सो ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में है? Yes. अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस क्यों है? आखिर यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट आ रहा है तो ये प्रेशर जो डिफरेंस है, हमने कहा कि यहाँ पर अब ध्यान से समझना, जहां कंसंट्रेशन लो है वहां ज्यादा कौन है? सॉल्वेंट कौन है? वाटर। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। हर टेम्परेचर पे हर स्टेट पे क्या बनती है? वेपर। यहाँ वाटर ज्यादा है तो यहाँ वाटर की वेपर भी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है? कम होगा। और गैस हमेशा काम वो करती है हाई प्रेशर टू, ये सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन से जो वाटर आ रहा है ना वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जा रहा है, गैस के फॉर्म में, वेपर फॉर्म में अंदर आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है? वेपर। और एक्चुअल में मूवमेंट क्या हो रहा है? हाई वेपर प्रेशर ऑफ। तो इसका प्रेशर क्या है? हाई। और इसका प्रेशर क्या है? लो है। तो अगर इसको और ऊपर से दूसरा एक्स्ट्रा प्रेशर मिल जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। तो जिनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उनका वेपर प्रेशर कम होता है, इसलिए वहां पर हमें एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना होता है, यानी वहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा चाहिए, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा ना। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर उतना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, आपको और उतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किस पे डिपेंड कर रहे हैं ये? यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते वक्त टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, ना तो हमें उसे बॉईल करना है ना हमें फ्रीज करना है, मतलब यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं है। किस पे डिपेंडेंसी है? लेकिन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ सारा रोल किसका है? और कॉन्सेंट्रेशन मतलब कौन? मोलेरिटी। एकमात्र यही ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मोलेरिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मोलेरिटी। यहाँ रिलेशन किससे है? मोलेरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मींस मोल पर लीटर। मेरी बात समझ में आई? जितना, और ये सब स्टेटमेंट में आप भूल जाओगे अगर आज नहीं जाकर पढ़ा था। मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन अभी सपोज यहाँ पर 10 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर में था, आपने बढ़ा के 100 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर में कर दिया, तो अब 1 लीटर पानी में ही 100 ग्राम ग्लूकोज है, तो वाटर का वेपर और कम होगा, उसका फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन घट जाएगा। और ग्लूकोज बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप ग्लूकोज बढ़ाते चलोगे वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा, आपको एक्सटर्नल प्रेशर उतना बढ़ाना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो एक्सटर्नल प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक एक्सटर्नल प्रेशर हुआ। यही तो बोलते हैं द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ये एक एक्सटर्नल प्रेशर है, इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं है, बाहर से लगाना पड़ता है, इसका खुद का इंटरनल, ये बाहर से लगाया गया प्रेशर है। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये इसके। So a such type of experiment is given in the textbook में, how will you demonstrate? यानी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है को give a experimental demonstration of osmotic pressure. Write down the experiment related with मैं सर आंसर लिखवा नहीं रहा हूँ ना क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ये आपको अपनी समझदारी से ही इसके ऊपर पॉइंट लिखना है कि एक वेसल लिया, उसमें एक में 2 पार्टीशन सेम में लगी, एक तरफ लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, एक तरफ हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। A vessel, a high concentrated solution part is fitted with a piston, it means the external pressure can be applied, the particles are started moving from there. So ये जो छोटी सी थ्योरी है, ये वाला पार्ट मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, you can read it and understand it. ये क्लियर है? ये जो एक्सपेरिमेंट वाला पोर्शन है इसमें, लेकिन हम ये सारे पॉइंट आपको नोट करना है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस की 2 डेफिनेशन, सेमी परमेएबल की डेफिनेशन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की 2 टाइप, इनके एग्जांपल्स अपने माइंड में ध्यान रखना है, उसमें सेमी मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स के बाद, और फिर आएगी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। ये सब नोट करना है, डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर।
The external pressure, the pressure applied on higher concentration solution, the pressure applied on higher concentration solution to stop the movement of solvent particle from low concentration solution through a semi permeable membrane is known as osmotic pressure. Next line. Higher the concentration of solution, the higher pressure, the higher external pressure will required to stop the process of osmosis. Next. Hence, now put up a heading. Calculation of heading डाल determination of molecular mass of unknown solute with the help of osmotic pressure. हेडिंग डालेंगे determination of molecular mass of unknown solute with the help of osmotic pressure. यहाँ से आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म शुरू होती है. So as you know that osmotic pressure is directly proportional to concentration, है ना, मतलब मोलरिटी क्या है. Osmotic pressure is represented by pi. इसे रिप्रेजेंट करेंगे pi. So here pi is directly proportional to c. ठीक है, pi is directly. लेकिन ये सारी घटना कौन किस पे हो रही है? टेम्परेचर पे. एक पर्टिकुलर अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो यहाँ पे तो pi equal to CRB यानी 8 given temperature टेम्परेचर बदल दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो जाएगा. यहाँ सारा टेम्परेचर का खेल है कि वॉल्यूम का भी खेल है. तो आपके पास में क्या जाएगा? पाई इक्वल टू CI और कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी. तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? NB/V. C का भी वही होगा. कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी C इक्वल टू NB/V. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मोल पर लीटर. सो पाई इक्वल टू NB/RT/V. लेकिन अगर V ml में हो तो क्या करोगे? यस और नो. लेकिन निकालना क्या है? मोलेकुलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूशन. NB की जगह क्या आ जाएगा? W/NB. NB का फॉर्मूला बन जाएगा. वो बना के लिखना है. ठीक है. So this is the final formula of qualitative properties of molecular mass of unknown solute. So in the formula R is universal gas constant. लेकिन इसकी वैल्यू अलग अलग होती है. आपको ध्यान रखना है कि R की वैल्यू तो यहाँ पे लेना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. यही वाले. जबकि R की एक और वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. आपको जूल वाली नहीं लेना है, अर्ग वाले नहीं लेना है. R की हमें कौन सी वाली यूनिट लेना है? लीटर एटमॉस्फेयर. अरे अब ध्यान ये रखना है जब R की आप ये यूनिट यूज कर रहे हो अब R का तो आपका टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए. टेम्परेचर शुड बी केल्विन. इसे मत चेंज कर देना. ठीक है.
और सम टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई वो अलग अलग प्रेशर यूनिट में दिया जाता है, कभी बार में दे देंगे, कभी पास्कल में, कभी एटमॉस्फेयर में। वो रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, वो सब आपको पता है। यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर, पास्कल, बार, है ना। जैसे 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01325 10 to the power 5 पास्कल। ये हमें डायरेक्टली कहूं तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। तो कभी कभी आपको ये पास्कल में दे देंगे, आपको उसे किस में कन्वर्ट करके लाना है। दो काम है आपका, या तो इस पूरी यूनिट को पास्कल में कन्वर्ट करो, अदरवाइज उसको कर दो, वो ज्यादा बेटर है इसे चेंज करने। अरे अभी तक मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला था कि टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, क्योंकि जहां चेंज की जरूरत थी, कहां पर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे यूनिट का तो काम ही नहीं था। यहाँ आपका टेम्परेचर एनी हाउ केल्विन में ही होना चाहिए, जो न्यूमेरिकल टिप याद रखना, वरना सवाल गलत हो जाए। टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, ठीक है। बट आप खुद ही अपने माइंड में पूरा अब सेट कर लीजिए कि अगर आपको आर का यूनिट यूज करना है, मान लीजिए मुझे पाई निकालना है, अब यहाँ पर आर की वैल्यू रख रहे हो पर मोल, मोल से मोल इसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी। आप आर की यूनिट में देखो क्या रख रहे हो, पर केल्विन पर मोल, केल्विन भी कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा अगर याद रखते हैं तो पाई की यूनिट क्या बचेगी, सिर्फ एटमॉस्फेयर बचेगी। अगर मुझे इस फॉर्मूले से पाई का यूनिट निकालना है तो एवरीथिंग पूरा उसको कैंसिल करना होगा। तो वॉल्यूम भी आप कोशिश करें कि लीटर में ले, यानी आर की वैल्यू के लिए क्या करें, उसको लीटर में लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आ रहा है समझ? यस। तो आर की इस यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, है ना। मैं क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज लूंगा जहाँ पे ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए, एक बार पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं। क्लियर? यस। नाउ द रीडिंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। कितने टाइप के होते हैं सभी को पता है भाई? बाय वाले आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक कब कहा जाता है? when pi 1 equal to pi। ठीक है, अभी पूरे केस को आराम से समझो। क्या बोलेगा, ड्राई ग्रेप्स, रेजिन, सही नाम वो है, ठीक है, रेजिन। तो रेजिन को अगर आपने क्या करा, मान लीजिए रेजिन है, ठीक है, तो उसे कैसा देखते थोड़ी कल्पना कर, इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसे किस में डाल दिया बेटा? फूल जाएगा, ठीक है। रेजिन को हमने सॉल्ट वाटर में रखा है, किसमें रखा है? और रेजिन को सलाइन सॉल्यूशन में रखा है, इसका कंसंट्रेशन है 0.09% वेट बाय वॉल्यूम। हमें बस ये बताना है कि कौन आइसोटोनिक है, कौन हाइपरटोनिक है, कौन हाइपोटोनिक है। रेजिन के साथ क्या हो रहा है ये नहीं बताना। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक कितनों को आता है? बायो वाले, मैथ्स वालों से तो नहीं पूछ रहा हूँ, बायो वाले से पूछ रहा हूँ। सर ये फर्स्ट वाला हाइपरटोनिक, फर्स्ट वाला हाइपरटोनिक कैसे? सर क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन रेजिन के अंदर ज्यादा है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। ये जो सॉल्यूशन यानी कौन सा देखेंगे बेटा? एक्सटर्नल सॉल्यूशन। एक्सटर्नल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, इस केस में क्या होगा? आफ्टर सम टाइम क्या होगा?
ये जो रेजिन है स्वेल हो जाएगी, रेजिन बिकम स्वेल है ना, होल के गुब्बारा हो जाएगी भाई, खुल जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम रेजिन विल बिकम श्रिंक, झुर्रियाँ आ जाएगी, श्रिंक मतलब चेहरे पे रिंकल्स, तो बुढ़ापे में जो आते हैं ना वो इसी वजह से होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एजिंग, वो एजिंग का बायोलॉजिकल नहीं है, ये आफ्टर सम टाइम इज होगा। बट इस कंडीशन में कैसे रहेगी, रेजिन बिकम इंटैक्ट, कुछ देर के बाद भी रेजिन इंटैक्ट, ठीक है भाई। स्पेलिंग मिस्टेक देखते हैं ना, इंग्लिश आती है, वो कुछ भी नहीं होगा, ना श्रिंक होगी ना स्वेल, क्योंकि न पानी अंदर जा रहा है न पानी बाहर आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि रेजिन में क्या होगा, रेजिन में खाया आप सबने बताइए होगा मौजूद, दैट इज उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज होता है और उसमें वाटर भी होता है, ठीक है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर सेमी सॉलिड फॉर्म में जो वाटर अवेलेबल है, तो यहाँ ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ प्योर वाटर है, सो वाटर विल एंटर इनसाइड दिस। तो हम ऐसा कहेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, मतलब वो क्या है, हाइपोटोनिक, कैसा है बेटा, ठीक है। बाहर वाला देखा जाएगा, यहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन से ज्यादा है, तो इसमें जितना भी वाटर था वो सब निकल के बाहर आ गया, जिससे क्या हो गई, श्रिंकिंग। तो इसे बोलेंगे हाइपरटोनिक, और ये क्या रहेगा, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है पाई1 इक्वल टू पाई2। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, हाइपर जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब पाई1 ग्रेटर देन पाई2, पाई1 और यहाँ पे क्या होगा, पाई1 लेस देन पाई2। सो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कभी भी मोस्ट ऑफ द बुक्स में देखिए, सम ऑफ द मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी इस रिलेशन के फॉर्म में कभी नहीं पढ़ाते। इसे आइसोटोनिक को जरूर पढ़ा देंगे, लेकिन इसे कभी भी पाई1 पाई2 के रिलेशन, क्योंकि स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि पाई1 किसको माना गया है, बाहर वाले को, अंदर वाले को किसको ले रहे हैं। आपको हमेशा याद रखना है, हम एक्सटर्नल एजेंट को देखेंगे, किसको देखेंगे, पाई1। अगर एक्सटर्नल वाला ज्यादा कंसंट्रेशन है तो पाई1, एक्सटर्नल वाला कम कंसंट्रेशन है तो वो पाई1 लेस, यहाँ पाई1 ज्यादा है, यहाँ पाई1। तो एक्सटर्नल, ये तीन एग्जांपल्स आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ जब केस, इन दिस केस ऑफ हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, बाहर आने का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब इसका पाई प्रेशर कम है, यहाँ पाई1 ये है, क्लियर पॉइंट। लेकिन पाई1 इक्वल टू पाई2 ये कब होगा, जब दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम होंगे, गिवन टेम्परेचर पे दोनों कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कॉन्सेंट्रेशन सेम कब हो सकते हैं, जब मोल सेम। आई बात समझ में, इसलिए आइसोटोनिक का केस, और ये वैल्यू याद रखना 0.9%, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शन, जो आपको वेन्स में जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो इस कंसंट्रेशन के लगाए जाते हैं। अगर ज्यादा के लगाए तो क्या होगा, बबल्स नहीं, आपकी स्वेल्स बर्स्ट हो जाएगी, है ना, श्रिंक हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है, दोनों कैसे उस तरह पॉसिबल। इसलिए इंटैक्ट रखने के लिए हमारी बॉडी की सेल्स को इतने ही कंसंट्रेशन का इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है। तो आइसोटोनिक, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, उस कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम। व्हाट आर हाइपरटोनिक, solution which is high concentration as compared to standard is known as hypertonic. Hypotonic, concentration less concentration solution is known as hypotonic. So hyper ज्यादा, hypo कम, ठीक है। और टोनिक वर्ड क्यों दिया गया, क्योंकि टोनिक का मतलब होता है, बायोलॉजी में इजीली समझ में आएगा, दैट इज टोनोसिटी। टोनोसिटी मतलब होता है किसी सेल की का जो टोन्ड, मतलब उसका जो शेप होता है, हमारी बॉडी का जो एक शेप है, स्ट्रक्चर है, इवन सेल का भी जो एक स्फेरिकल शेप है ना, उसका जो टोन्ड है वो किसकी वजह से मेंटेन है, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। वरना सेल कैसे हो जाएगा, अगर आपकी बॉडी के सारे सेल श्रिंक हो जाए तो
कैसा दिखेगा हमारा चेहरा, मतलब वो झुर्रियों जैसा दिखाई देने लगेगा ना। तो बॉडी का एक परफेक्ट शेप यानी इंटेक्टनेस किस पे डिपेंड करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको बोलते हैं टोनोसिटी, ठीक है। और वहीं से आप लोग जो पढ़ते हो टर्गर प्रेशर, फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, टर्गर प्रेशर उसमें चलिए। तो टर्गर प्रेशर के बारे में बायो वाले बारे में बात करें तो कभी साइन में लेक्चर होता है तो उस समय टर्गर प्रेशर का अंडरस्टैंड करेंगे। सेल के ऊपर एक प्रेशर लगाया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर उसको प्रेशर लगाता है, उसको इंटैक्ट बनाए रखता है सेल की शेप को। द प्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द शेप ऑफ अ सेल नोन एज टर्गर प्रेशर। द प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से अराइज होता है, क्लियर है। तो ये क्या समझ में आएगा, इसका एग्जांपल। और इस पे क्वेश्चन आता है, अभी अलग अलग क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूं। व्हाट विल हैपन व्हेन रेजिन इज पुट अप इन वाटर। अब यहाँ रेजिन भी देंगे, क्या दे देंगे, रेड ब्लड सेल, क्या दे देंगे, आरबीसी, क्या दे देंगे भाई, आरबीसी दे देंगे, ठीक है। अगर आरबीसी को वाटर में डाल दिया तो क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा, और इस कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में डाला तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, रेजिन की जगह आरबीसी। एनसीईआरटी में भी रेजिन की जगह क्या लिखा हुआ है, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी को आपने देखा नहीं है इसलिए मैंने वो एग्जांपल लिया नहीं, लेकिन क्या देखा है हमने, रेजिन देखा है जो आपने। और कई घरों में ऐसा होता है कि जो क्या बोलते हैं, वो रेजिन जो है उसको पानी में भिगो के सुबह खाया जाता है, ठीक है। तो उसको खाते हुए रामदेव बाबा ठीक है, लिख लो भाई एप्लीकेशन। और मेरे लाइन को आराम से सुनना बेटा भाई, कम से कम 7 to 8 एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर गिवन इन एनसीईआरटी। आपको वो सारे 8 एप्लीकेशंस हाईलाइट करना है, उसको लिखना है कि कहाँ इसका इस्तेमाल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि एप्लीकेशन बोलते हैं इस पे। द एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फॉर्मेशन ऑफ पिकल्स। पिकल्स बनाने के लिए पिकल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। कैसे बनाया जाता है, जो अचार बनाया जाता है ना, रॉ मैंगो, कच्चे आम लिए जाते हैं और कच्चे आम को हाईली सॉल्टेड, जो सॉल्टेड वाटर होता है उसमें रख दिया जाता है। तो क्या होगा, उससे वो श्रिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, श्रिंक। और श्रिंक तो आपने क्या लिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया, जिससे वो जो कच्चा आम है वो धीरे धीरे श्रिंक होकर पूरा गल जाएगा और सड़ के उसके अंदर पूरा पक जाता है। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पिकल्स। सो पिकल्स जब बनाया जाता है तो उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ। दूसरा एप्लीकेशन मैंने जैसे बताया कि इंट्रावेनस इंजेक्शंस के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है ना। वहाँ पर उसको सेल को इंटैक्ट रखने के लिए और टोनोसिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर गिवन व्हिच यू हैव टू हाईलाइट इट। तो सिर्फ एक हेडिंग डालने के तो आपके ध्यान होना है, लिस्ट आउट दी एप्लीकेशन। मिनिमम 5 एप्लीकेशन आपके पास याद होने चाहिए। लिस्ट आउट द 4 to 5 एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। आपको ये एप्लीकेशन हाईलाइट करने हैं, इजीली ये पढ़ लो तो भी आपको आ जाएगा। कहीं दिक्कत आए तो पूछते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आगे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। एक एप्लीकेशन हाईलाइट किया है, रिमेनिंग एप्लीकेशंस आपको रीड करना है, ठीक है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला यहाँ पर हो जाता है। नाउ कम टू द केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। What is the application of reverse osmosis? Water filtration process, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन कैसे है, और इससे हम वाटर को प्यूरिफाई, और स्पेशली रिवर्स ऑस्मोसिस उन कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है जहां रिवर नहीं है, जहां आसपास क्या है, सॉल्ट वाटर ज़्यादा है, यानी कि सऊदी, ठीक है। दुबई में बहुत बड़ा प्लांट है, वहाँ पर भी इनका आरओ का उन्होंने बहुत बड़ा प्लांट, और सॉल्ट वाटर से वो
सॉफ्ट वाटर बना रहे हैं, यानी हार्ड वाटर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉफ्ट वाटर में, बाय द रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में कैसे करते होंगे, कोई एप्लीकेशन बता सकता है? क्या प्रिंसिपल होगा? आपको अगर सॉल्ट वाटर में से यानी समुद्र के पानी में से मीठा वाटर पानी अलग निकालना है, जो हाई कंसंट्रेशन वाटर होगा उसमें ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो सॉल्टी करना उल्टा। जब पानी में से वाटर पास हो जाएगा। देखो भाई यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या करते हैं हम? प्रेशर देते थे बाहर से, एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं। इस पे लगाते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन। नहीं होता। आप एक तरफ ले लोगे प्योर वाटर, मान लीजिए ये प्योर वाटर, प्योर वाटर, ठीक है। ऑस्मोसिस का उल्टा करना है, लेकिन किस पॉइंट पे, ठीक है, देखो हाई कंसंट्रेशन पे, लेकिन हाई कंसंट्रेशन किसको बोलेंगे? सॉल्टेड वाटर। यहाँ क्या टर्म आएगी बेटा? सॉल्टेड वाटर। ये आपका प्योर वाटर है और ये हमारा सॉल्टेड वाटर है। अभी वाटर का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? इधर से इधर। दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। हमें इसका क्या करना है? रिवर्स। इधर भेजना है। और ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ पे प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पे तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर इस पे अप्लाई करोगे तो इसमें जितना भी, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन और जा सकता है, तो इसमें जितना भी वाटर का वो सब इधर आएगा। और ये ऑलरेडी प्योर वाटर है, इस प्योर वाटर में वाटर ही मिक्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ से सॉल्यूट का एक छोटा सा पार्टिकल भी मूव नहीं कर सकता। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सिर्फ सॉल्वेंट है, only solvent molecule can pass. What is when pressure, external pressure more than the osmotic pressure is applied on a higher concentration solution, then solvent particle move in opposite direction of osmosis, that is from high concentration solution to low concentration solution. Then this process is known as reverse osmosis. Definition समझ में? Yes. अपने लैंग्वेज में लिख लोगे? What is reverse osmosis? कौन डिफाइन कर सकता है? When external pressure more than the osmotic pressure is applied to the higher concentrated solution, then the solvent or the water passes from High concentration solution to low concentration solution. It means this is known as opposite direction of osmosis. That's why it is known as reverse osmosis. So the word reverse osmosis means to change the direction of water movement. Osmosis में water की direction क्या है? Low to high. हमें क्या करना है उसे? High to low. So osmosis का उल्टा. So the word reverse osmosis means the movement of water molecule or solvent from high concentration to low concentration. And it's possible only and only when pressure more than the osmotic pressure applied on it. तो वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस भी समझ आ गई। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन आता भी है मुझे, हाउ यू विल प्यूरिफाई द वाटर, राइट ऑन द वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड, द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, वो हमें इसमें ध्यान होना चाहिए। क्लियर है आपको? रिवर्स ऑस्मोसिस का केस क्लियर है? बोलो भाई। ठीक है, अब एक लास्ट जो क्वेश्चन बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है, पूछा गया है, वो आपसे पूछ रहे हैं और लग रहे हैं, व्हाट आर एंटी फ्रीज सॉल्यूशन? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो पानी को फ्रीज न होने दे, उसकी जरूरत कहां पड़ती है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एंटी फ्रीज? हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एप्लीकेशन देखा, ऑस्मोटिक प्रेशर का एप्लीकेशन देखा, बच क्या गया था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एप्लीकेशन। सर पोलर रीजन के अंदर एक से यूज होगा पानी बचाने के लिए, मतलब पीने का पानी। पानी में नमक डाल दो तो फिर पियोगे कैसे? पोलर रीजन मतलब
जहाँ हेवी स्नोफॉल होता है वहाँ भाई बर्फ के कारण रोड जाम हो जाती है ना, जैसे भी कल की न्यूज देखी हो, जापान न्यूज देखते हो तो, ठीक है, जापान में एक साथ 133 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ स्नोफॉल, हेवी स्नोफॉल। और उसको बोलते हैं जीरो ट्रांसपेरेंसी। इतना हेवी स्नोफॉल हो रहा था कि जीरो ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से आदमी खड़ा है और यहाँ खड़ा है तो देख ही नहीं सकते, इतना हेवी स्नोफॉल था, जीरो ट्रांसपेरेंसी का स्नोफॉल था। तो जब रोड पर अगर मोटी मोटी बर्फ की जो लेयर बन जाती है स्नोफॉल, उसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे कंट्रीज में इवन स्पेशली इन कश्मीर में रोड पर स्नोफॉल से पहले ही सॉल्ट स्प्रेड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सॉल्ट में स्प्रेड। तो सॉल्ट को स्प्रेड करने से फायदा क्या होगा कि वो रोड पर जमेगा नहीं, जैसे ही स्नो वहां पर आएगी सॉल्ट के साथ मिक्स होने से और उसके साथ मिक्स हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा और कम, ठीक है। तो उसे फ्रीज होने के लिए और कम टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर तो उतना ही है ना, तो रोड पर स्नोफॉल नहीं होगी। ऐसे ही कार का रेडिएटर, उसमें क्या रखा जाता है? पानी, गैस, ठीक है, दारू नहीं, हाँ, लेकिन उसमें दारू मिलाई जाती है, क्यों? इथालियन का ग्लाइकोल मिला है। हाँ, क्यों मिलाया जाता है? सर वो ज्यादा ठंडा ना हो। पानी में अगर इथिलीन ग्लाइकोल डाल देंगे तो वही बात कि अगर पोलर रीजन में जहां हेवी स्नोफॉल हो रहा है वहां अगर आपको कार चलानी है तो आपकी कार स्टार्ट ही नहीं होगी अगर आपके रेडिएटर में प्योर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वाटर वहां क्या करता है, कूलेंट का काम करता है, इसलिए उसमें क्या करता है, थोड़ा सा इथिलीन ग्लाइकोल मिक्स कर दिया जाता है जिससे रेडिएटर का जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होने पे भी रेडिएटर का पानी फ्रीज नहीं होगा। वो सारे लिक्विड जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एंटीफ्रीज सॉल्यूशन। एंटीफ्रीज के दो एप्लीकेशन है, कहाँ है? रेडिएटर में और the snowfall of the heavy traffic jam on the road and in the radiator of car. क्लियर है? Yes. कार के रेडिएटर में इथिलीन ग्लाइकोल और रोड पर क्या? सॉल्ट। क्लियर है? एंटीफ्रीज सॉल्यूशन, इस पे आपको बोर्ड पीएसएल में क्वेश्चन मिलेगा एंटीफ्रीज का, इसलिए वहां पर टर्म्स आएगी तो ये एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन ज्यादा ध्यान रखें। अगर बोर्ड का सिलेबस देखा जाए डिलीटेड पोर्शन के हिसाब से तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो कॉम्पिटिटिव के लिए है वो है वॉल्ट ऑफ फैक्टर। बोर्ड में नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव है तो वॉल्ट ऑफ फैक्टर फिर भी हम देखेंगे, एक पर्टिकुलर लेवल तक देखेंगे, बहुत हाई लेवल तक यानी डीप लेवल को लेकर नहीं जाऊंगा। और सॉल्यूशन से फिक्स एक न्यूमेरिकल आएगा ही, बोर्ड में भी आता है कॉम्पिटिटिव में भी आता है। न्यूमेरिकल्स आपसे तब बनेंगे जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। फॉर्मूले लिमिटेड है, देखा जाए तो RLBP, EBP एंड DFP, इन तीनों के और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, चार फॉर्मूले 4 जगह हैं उसमें। सिर्फ लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा खेलेंगे उसमें और आपको उस लैंग्वेज स्ट्रिंग को अंडरस्टैंड करना। तो ट्राई टू स्टार्ट सॉल्विंग दी फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल सॉल्व करो, एग्जांपल्स के बाद इंडेक्स में जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए वो, देन कम ऑन एक्सरसाइज। प्रॉब्लम्स अगर आ रही हो बताओ मुझे, मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स मुझे है ना, मैं डिस्कस एटलीस्ट यहाँ पे 5 to 7 के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इनके सॉल्यूशन। लेकिन ये अपने माइंड में प्रिपेयर करके रखिए, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो क्या हो सकता है, सॉल्यूशन का टेस्ट, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो मोलरिटी, मोबिलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, ये पूरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, उनसे रिलेटेड ग्राफ्स, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और न्यूमेरिकल्स में सारे हो सकते हैं। तो उसको प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे और कहीं भी दिक्कत आ रही है ठीक है।